ओके। तो पिछली क्लास में एक पार्ट पूरा हो गया था हमारा, कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या क्या पढ़ा? कूलम्स लॉ पढ़ा भाई, कंडक्शन पढ़ा, इंडक्शन पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी। बेसिक चैप्टर था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक पे चर्चा। इसको हम अलग से एक चैप्टर भी बना लेते हैं, लेकिन टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई नया चैप्टर ये है नहीं, अगर सोचोगे तो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी भी, क्योंकि आज पहली क्लास है इसकी, तो आज कॉन्सेप्ट बनाने पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। हेडिंग लिख डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट से हेडिंग लिख ली भाई। जो लोग जस्ट अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, जल्दी से हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ। तो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की आज, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। मैं तुमसे भी पूछ सकता हूं, क्वेश्चन को यहां पे लिख भी सकता हूं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? बहुत धीमे धीमे पढ़ाएंगे आज, इसलिए चीजों पे थोड़ा सा फोकस करें। हम पूछना चाह रहे हैं कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर क्या होती है। मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं और एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आखिर मतलब है क्या। एक बात बताओ तुम लोग, फिल्में तो तुम सब लोग देखते ही हो, क्योंकि हमारे देश में जो है पिक्चर देखने का बड़ा वो है, क्रेज है लोगों को। तो अगर तुमने कभी कोई मतलब पुरानी फिल्म देखी हो, जैसे 90s के दौर की अगर कोई तुमने फिल्म देखी हो, तो ना पुराने ज़माने का सिनेमा, दीवार ईवार जो हुआ करती थी, मतलब या ऐसा था शायद से। एक फिल्म का नाम मुझे याद आ रहा है, शूट आउट एट सम प्लेस, आई डू नॉट नो द नेम ऑफ द प्लेस। हाँ, वडाला, हाँ ऐसा ऐसा कुछ करके है। तो तुम्हें अच्छे से मालूम होगा इन फिल्मों में क्या दिखाया जाता था 90s वाली में, कुछ स्पेसिफिक फिल्म्स में, कि मुंबई शहर जो होता था, मुंबई शहर, कुछ गुंडे बदमाश होते थे, मतलब दादा टाइप लोग हैं। तो और वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में क्या करते थे, ऑपरेट करते थे। और मतलब उनके अंदर गैंग वॉर मतलब चलती रहती थी, मतलब कि भाई मैं बड़ा दादा के तू बड़ा दादा के, इस इलाके में मैं कब्जा करूंगा कि तू कब्जा करेगा, ऐसा होता था, है ना। दाऊद के टाइम की बात है ना, वहाँ तक हम पहुँच गए प्रोग्राम को लेते लेते। तो तुमने वहाँ पे एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व करी होगी कि जैसे कोई भी एक दादा है, ठीक है, तो मान लो ये एक दादा है। ये कौन है? दादा है। अब जब ये दादा है तो भाई इसकी किसी ना किसी इलाके पे पकड़ भी होगी, मतलब वो इलाका जहां पे इसकी चलती होगी बदमाशी। हम मान लेते हैं ऐसे चल रही है, इस इलाके में दादा की क्या चल रही है, बदमाशी, और इसको हम लिख देते हैं दादा का इलाका। भाई ये दादा है, ये कौन है, समझना बात को, ये दादा है, और इसके चारों तरफ का एरिया जहां पर इसकी चल रही है वो क्या है, दादा का इलाका। हो सकता है किसी दूसरे इलाके में कोई दूसरा दादा हो, दादा 2,
ये दादा 1, ये दादा 2। भाई कई सारे गुंडे हो सकते हैं ना यार। ये दूसरे दादा का इलाका है। दादा कह रहा बहुत बढ़िया, मुझे मजा आ रहा है। ये क्या है? दादा 2 का इलाका। ये क्या था? दादा 1 का इलाका। अब जब तक ये लोग दूर दूर बैठे रहेंगे, तुम भी ये बात समझ रहे हो, कोई परेशानी पैदा, ये अपने इलाके में जो है मर्डर कर रहा है, ये अपने इलाके में मर्डर कर रहा है ना, ये सुपारी लेके वहां मार रहा है, ये सुपारी लेके यहां मार रहा है, दोनों मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कब होगी? जब या तो ये दादा इस दादा के इलाके में घुस जाए, या ये दादा इस दादा के इलाके में घुस जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई साहब। दोनों में फिर लड़ाई होना तय। जब तक दूर दूर है कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ये एक दादा है और दादा का कुछ इलाका है, ठीक वैसे ही चार्ज होता है। यहां पे दादा ही क्या है? चार्ज। दादा ही क्या है? और इस दादा का कोई ना कोई इलाका होगा। इलाके का मतलब जहां तक ये दादा फोर्स लगाए, क्या लगाए? फोर्स। हम कूलम फोर्स पढ़ के आए हैं। कूलम फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि Q1 Q2 बटे में R का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फोर्स कब लगेगी? अरे भाई तब लगेगी जब कोई दूसरा चार्ज इसके इलाके में आएगा। अगर वो इसके इलाके से बाहर है तो ये उस पर कोई फोर्स। उदाहरण के तौर पे सोच के देखो, दादा के इलाके को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई दादा के इलाके को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई हर चीज का अपना इलाका होता है। उदाहरण के तौर पे 11वीं पढ़ के आए हो, धरती है, धरती का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। भाई वैसे तो धरती हर चीज को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो फिर प्लूटो को क्यों नहीं खींच रही? खींच ले, क्योंकि प्लूटो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। तुम लोग बचपन में चुंबक चुंबक खेलते होगे, एक चुंबक एक चुंबक आपस में चिपक गई, रिपेल हो गई, बड़ा मजा आता बचपन में ये कारनामे करने में। अब तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि चुंबक सिर्फ तभी तो चिपकेगी जब दोनों चुंबकों को पास पास रखोगे। अरे ऐसा थोड़ी होता होगा कि एक चुंबक को तो ले जाऊं मैं कश्मीर और दूसरी को कन्याकुमारी और वो चिपक के पास आ जाए। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि एक चुंबक दूसरी चुंबक के इलाके से बाहर है। चुंबक के फील्ड को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। पढ़े हो तुम लोग 10th क्लास में, 12वीं में बिल्कुल डिटेल में पढ़ोगे, पूरी एक 4 चैप्टर हैं इसके ऊपर। तो ठीक जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ही चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अपने एरियाज में ऑपरेट करता है। इसके एरिया के बाहर रहोगे कोई लेना देना नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे जेब कतरे होते हैं। हो सकता है मैंने शायद पिछले साल भी एग्जांपल दिया हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जेब कतरे। जेब कतरे जानते हो? पिक पॉकेट्स। जो लोग स्कूल जाते हैं ना बसों में, उन्हें बहुत बढ़िया से पता होगा। जेब कतरों की भी मतलब प्रॉपर इलाका तय होता है कि भाई एक जेब कतरा कह रहा भाई मैं 901 में जेब काटूंगा, दूसरा कह रहा है मैं 182 में जेब काटूंगा। ये जानते हो ना क्या होती है 901 और 182 बसों के नंबर हैं। 901 वाला अगर 182 में आ जाए तो क्या होगा भाई साहब? लड़ाई हो जाएगी। जेब कतरों की यूनियन है पूरी। मतलब काम बेईमानी का है, लेकिन करते कैसे हैं? फुल ईमानदारी के साथ, आपस में कोई मिक्सिंग नहीं, वरना लड़ाई हो जाएगी। तो सब अपने अपने एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारा चार्ज भी अपने एरिया में क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है। कोई इसके एरिया के बाहर पड़ा रहेगा, इससे उससे कोई लेना देना। अगर कोई इसके एरिया के अंदर आ जाएगा तो फिर ये उसके ऊपर पक्का क्या लगाएगा? फोर्स। अब अट्रैक्टिव लगाए, रिपल्सिव लगाए, ये चार्ज पे डिपेंड करेगा। अब कितनी कम लगाएगा, कितनी ज्यादा लगाएगा, वो अभी बाद में देखेंगे। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात समझ में आई है? बढ़िया से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा लिख लो, छोटी सी लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में लिख लो,
It is defined. It is defined as the space around the charge. It is defined as the space around the charge in which its force can be experienced. It is defined as the space around the charge in which its force can be experienced. भाई चार्ज के चारों तरफ का वो इलाका जहां पे इसकी फोर्स को महसूस किया जा सके, इसी इलाके को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल जरूर बना लो साहब, यही याद रहेगा तुमको फील्ड क्या होता है। देखो अगली हेडिंग लिखो, अगली हेडिंग है जी, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझो बात को, देखो आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? मतलब ये क्वांटिटी बताती है कि दादा में दम कितना है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है कि दादा में दम कितना। अगर अंग्रेजी में कहें हम, इन अंग्रेजी, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड में दम कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ही दम होगा जितना दम किस में होगा? दादा में होगा। अब जरा लॉजिकली सोचो, सुनो, ये एक चार्ज है, हम मान लेते हैं चार्ज Q है, और ये इस चार्ज का फील्ड है? तो हमने कह दिया कि ये तो तुम जान ही रहे हो दादा है, और ये कौन है? ये क्या है बोलो? दादा का। अब मेरे को एक बात बताओ सोच के, जो तुम्हारे दिमाग में बात आए। हमें भाई पता लगाना है, जैसे मान ले ये नहीं, मैं इनको छोड़ देते हैं। नवनीत नया दादा आ गया एरिया में, पता होता ही, तुम पता है इनमें पावर शिफ्ट होती रहती है। तो नवनीत एक नया दादा आ गया, अब वो इसके इलाके पे कब्जा करना चाह रहा था। कह रहा भाई ये मर्डर तो मैं ही करूंगा। अब मुझे सोच के बताओ, नवनीत ये कैसे पता लगाए कि इस दादा में कितना दम है? दादा का दम कैसे पता लगे? हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इलाका तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये दादा में दम ना हो, दादा कमजोर हो रहा हो। जैसे हमारे यहाँ के राजा हो गए थे जब मुगल आए थे, इलाका बड़ा था, कमजोर हो गए थे। सर्दी की धूप, इलाका बहुत बड़ा है, कमजोर है, लगती नहीं है ना गर्मी, इंटेंसिटी नहीं है। ऐसा नहीं है। कैसे पता लगे? कैसे? कितनों को टपकाया है ऐसे भी, और क्या पता भाई वो कहानियां भी झूठी हो। दादा बोले मैं 100 मर्डर किए, एक भी ना किया हो साले ने। फिर कैसे पता लगाओगे? नवनीत कैसे? ऐसा करें, इसे भेज दे लड़ने। या भाई एक बात तो मेरे को समझ में आती है, दादा का दम पता लगाने का एक ही तरीका है कि दादा के इलाके में घुसना तो पड़ेगा। अब ये तुम डिसाइड करो कि सीधा नवनीत को घुसाओगे चेकिंग के लिए। मुझे लगता है कि नवनीत को सीधा चेकिंग के लिए घुसाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भावी दादा बनना चाह रहा। मान ले दादा हुआ तगड़ा और उसने इसका रजाई गद्दा भर दिया, तो अरे इसके अरमान तो खत्म हो गए ना यार। तो डायरेक्ट नवनीत को ना भेज के, तुम्हें नहीं लगता नवनीत को अपने किसी चेले को भेजना चाहिए कि जा बेटे चेले जा, दादा के इलाके में घुस जा। अब जब चेला घुसेगा दादा के इलाके में तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? दादा को पता चलेगी, दो ही बातें होंगी, या तो दादा चेले को पीटेगा या चेला दादा को। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में हमें यह जरूर पता लग जाएगा कि दादा में दम कितना है। मान लो दादा ने बहुत पीटा इसके चेले को, उठा उठा के मारा, साले को पटक पटक के हाथ पैर सारी हड्डी तोड़ के वापस भेज दिया,
ज्यादा ही फोर्स लगा दी, नवनीत को पता चल जाएगा इससे पंगे लेना ठीक नहीं है, दूर रहो। या ऐसा हुआ दादा ने पीटा तो सही पर उतना नहीं पीट पाया, तो नवनीत को पता लगा ज्यादा दम नहीं है, 8-10 चेले भेजो इसे ही पीट के आ जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नवनीत के चेले ने ही किसे पीट दिया हो, तो फिर तो दादा में बिल्कुल भी दम नहीं है। लेकिन एक बार बिल्कुल क्लियर हो गई अपने को कि अगर पता लगाना है दादा में दम कितना, तो किसी ना किसी को तो दादा के फील्ड में घुसना पड़ेगा। यहां पे जो बलि का बकरा बनाया जाता है साहब, वो बनाया जाता है एक दूसरा चार्ज, जो हमने कहा नवनीत का चेला है, इसको बोलते हैं क्यू नॉट। क्या बोलते हैं इसको? क्यू नॉट। अच्छा, क्यू नॉट को एक नाम भी दिया गया है साहब, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? तुम समझ ही रहे हो इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ये टेस्ट करने के लिए कि दादा में दम है कितना एक्चुअली। अब जब ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड के अंदर जाएगा, तो मान ले कोई भी दूरी है इनके बीच में, लॉजिकली देख, तो ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, हाँ ना बोल। अगर इसने इस पर फोर्स कम लगाई तो मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और अगर फोर्स ज्यादा लगाई तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम ये कैलकुलेट कर पाए कि फोर्स कितनी लगी किस पर? टेस्ट चार्ज पर। किस पर? टेस्ट चार्ज पर। तो हम ये बता पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है कि हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। बात को समझ में आई? कम फोर्स तो फील्ड भी कम, और ज्यादा फोर्स तो फील्ड भी ज्यादा। हालांकि अगर मैं टेक्निकली बात बोलूं तुमसे, तो ये फॉर्मूला अभी गलत है। मैं इस फॉर्मूले को और एक्यूरेट करता हूं, देखो थोड़ी गहराई की बात समझा रहा हूं। इसको ऐसे लिखना चाहिए, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। अब कईयों के प्राण यही निकल गए होंगे, यार ये लिमिट आ गई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ चीज है, मैथ आ गई। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्यू नॉट की वैल्यू जितनी छोटी हो सकती हो उतनी छोटी हो, पर जीरो ना हो। जीरो हो गई तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और हम ये क्यों चाहते हैं कि क्यू नॉट की वैल्यू बहुत छोटी हो? उसका रीजन समझो। तुम किसका दम पता लगाना चाह रहे हो? दादा का, ठीक है। अगर तुम इस चार्ज को मान लो बहुत बड़ा चार्ज भेज दो, 1000 कूलम का चार्ज, वो साले से पीट देगा, तो दम किसका पता चला? इसका कि उसका? उसका। हमको कैलकुलेट दम किसका करना है? इसका। इसलिए टेस्ट चार्ज को क्या भेजा जाएगा? कम से कम। और कम से कम की कोई लिमिट है, वैसे तो जीरो है, बट अगर जीरो कर दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसलिए हम कहते हैं कि जीरो ना हो लेकिन जीरो के आसपास हो। बात समझ में आई? तो यहां से इस तरीके से कैलकुलेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी देता हूं कि इसका इस्तेमाल कभी भी न्यूमेरिकल्स में नहीं होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल सिर्फ डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट्स के लिए होता है, न्यूमेरिकल्स के नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स में यही यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में यही यूज होगा, डोंट वरी, ठीक है। अब जरा एक और बात समझो, कुछ बातें ना सीबीएसई ने पूछी है यहां से, देखो। जैसे एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो बोलो यहीं से निकल जाएगी, बोलो फोर्स की यूनिट बोलो, अरे बोलो ना। और चार्ज की? कूलम। तो ये बन गई एसआई यूनिट, बन गई इसकी न्यूटन पर कूलम। दूसरा सवाल सीबीएसई ने पूछा कि बता भैया ये स्केलर है, वेक्टर है, तेरे को साफ साफ दिख रहा है, मैंने बड़े बड़े वेक्टर लगा रखे हैं, तो क्वांटिटी क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? बोल। अरे डायरेक्शन भी तो होगी। अगर ये चीज वेक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ, ये भी पूछा है बोर्ड ने। और सुन ले जवाब, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। इसकी वही डायरेक्शन होगी जो किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की। देखिए यहां पे फोर्स भी वेक्टर है ना, तो जो डायरेक्शन फोर्स की लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। यहां तक की बात क्लियर है? अब इतनी सब रामायण पढ़ी हम लोगों ने, हमें यह नहीं समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस है क्या, मतलब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं।
देख सुन, मैं बताता हूं क्यों पढ़ रहे। इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो तू ध्यान से देख, फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा Q इंटू में E। इस फॉर्मूले को तुझे मरते दम तक याद रखना, बहुत काम आएगा ये। फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ध्यान से देख, फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर Q इंटू में E। अब सुन, मान ले एग्जामिनर कहता है ये कोई एक इलाका है, समझियो बात को, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम। कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, 20 न्यूटन पर कूलम। वो कहता है मैं अगर यहां पे एक 10 कूलम का चार्ज रख दूं तो बता इस चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी। तो तू इस चार्ज की फोर्स सीधी सीधी पता लगा सकता है, QE से चार्ज है 10 और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, तो फोर्स कितना न्यूटन निकल गई, सीधा 200 न्यूटन। कितना न्यूटन, सिग्निफिकेंस समझ। अभी तक तुझे फोर्स निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला पता था, वो था कूलम्स लॉ, जो कि कह रहा था K Q1 Q2 बाय R का। क्या इसमें तूने कूलम्स लॉ लगाया, नहीं। तो सिग्निफिकेंस ये है कि बिना कूलम्स लॉ लगाए भी तुम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, अगर तुम्हें किसी जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो। खाली इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं बिना कूलम्स लॉ लगाए। और यही इस फॉर्मूले का क्या है, सिग्निफिकेंस है। क्या ये बात समझ में आई है तुम लोगों को, पक्का। इसको उतारो और कुछ अपने शब्दों में भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, बस याद रहना चाहिए, बाकी बात बाद में देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कहता है यार SI यूनिट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। देखो इसकी तो अभी तुम नहीं लिख पाओगे, इसकी तो बाद में लिखेंगे, हमने क्वांटिटी ही नहीं पढ़ाई है अभी, बट ये सवाल आया था बोर्ड में तो हमने छाप दिया। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट बताओ। कौन बताएगा भाई, रे अच्छे से बोलो, अभी तो पढ़ाई है, न्यूटन पर कूलम, खत्म। अगला सवाल, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम है। ऐसे भी आया सवाल घुमा के, मतलब वो पूछ रहा है न्यूटन पर कूलम किस क्वांटिटी की SI यूनिट है, तो बताओ किसकी है। पूरा लिखना यार, ऐसे नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट है। ये स्केलर है वेक्टर है, वेक्टर है। ये स्केलर है वेक्टर है, वेक्टर है। इसमें कोई समस्या, बहुत बढ़िया। लो अगला सवाल कह रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को फ्रीली रखा गया, अगर प्रोटॉन रिप्लेस कर दे इस इलेक्ट्रॉन को, समझना बात को, अगर प्रोटॉन रिप्लेस कर दे इस इलेक्ट्रॉन को तो क्या रिलेशनशिप होगा उस फोर्स में जो ये एक्सपीरियंस करेंगे। मैं सवाल की स्थिति तुम्हें फिर से समझा दूं। ऐसे मान लो कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू E है। इसकी वैल्यू क्या है, E है। तो इसमें पहले कौन रखा हुआ था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रख दिया, प्रोटॉन। कह रहा है बताओ इनके बीच में जो फोर्स लगेगी उसके बीच का रिलेशन क्या होगा। किसी के दिमाग में कोई सवाल जवाब आए तो मुझे बताओ, क्या रिलेशनशिप होगा फोर्स के बीच में। बोलो बोलो रे साजना, बोलो। बिल्कुल सही बात, फोर्स बराबर लगेगी लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। क्यों, सुन लो भाई, अभी अभी पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, QE। तो जब हम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे तो होनी चाहिए EE माइनस की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अगर तुम नहीं लिखते हो नेगेटिव तो उसका मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। और अगर प्रोटॉन पे फोर्स निकालोगे तो क्या होगी, प्लस EE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो क्या होता है, बराबर। बस अंतर क्या होता है, एक पर नेगेटिव तो दूसरे पर पॉजिटिव। इसका मतलब ध्यान से देखो कि फोर्स तो बराबर हैं, फोर्स तो क्या है,
बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। फोर्स इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन क्या है भाई, अपोजिट है। बात को समझ में आई? बराबर फोर्स लगेगी, लेकिन अगर एक पर अट्रैक्टिव लगेगी तो दूसरे पर रिपल्सिव लगेगी। बात एकदम क्लियर हुई? उतार लो फटाक से। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या रहा है? कह रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल जो एग्जैक्टली बैलेंस करेगा इलेक्ट्रॉन के वेट को। एक बात बता, सोच के देख, मान ले ये पेन है, ठीक है, ये पेन मैंने अपने हाथ पे ऐसे रख रखा है, ऐसे। अब मेरी तरफ ध्यान दे, मैंने पेन ऐसे रख रखा है। इस पेन का वजन इसे किधर गिराने की कोशिश कर रहा है? नीचे ना। लेकिन मैंने इसको होल्ड कर रखा है इस समय। इसका मतलब मैंने जो इसके ऊपर फोर्स लगा रखी है ऊपर को, वो किसके बराबर होगी? इसके वेट के बराबर। तभी तो ये रुका हुआ है, वरना तो यहाँ पे रुका नहीं रहेगा। अरे हाँ ना बोलो। अब एग्जामिनर तुमसे क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, देख इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान ले ये इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगा जो इसको बैलेंस कर दे। अब बैलेंस कर दे का मतलब क्या है? तू सोच, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वजन इसे किधर लेके जा रहा होगा? नीचे, mg। अब अगर तू इसे बैलेंस करना चाहता है तो कोई एक फोर्स तो ऐसी होनी चाहिए जो इस mg को काउंटर अटैक करे। मतलब mg अगर नीचे है तो कोई एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए ऊपर को जो किसके बराबर हो? mg के बराबर। किसके बराबर होनी चाहिए? तभी तो ये रेस्ट पे रहेगा, वरना तो गिरना शुरू कर देगा। यानी कि तेरी फोर्स बराबर होनी चाहिए किसके? mg के। पूछ क्या रहा है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि फोर्स भी कैसी लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तुझे मैंने अभी अभी बताया क्या होता है। तो QE बराबर क्या हो जाएगा? तो E बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का मास। G की वैल्यू ले लो 10 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन पर कूलम इज द। खत्म। कितने लोगों का सही हुआ? नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो जरा इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो जैसे मान लो ये कोई चार्ज है Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है। मैंने तुम्हें पता पहले ही दिया कि कैसे पता लगेगी। बोल, एक टेस्ट चार्ज लाके, टेस्ट चार्ज मान लेते हैं कितना है Q0, और इन दोनों भाइयों के बीच की दूरी मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं दूरी? अब देख समझ, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। फॉर्मूले ने अभी अभी तुझे क्या बताया है कि E वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? F वेक्टर अपॉन में, यही तो होगा। तो E वेक्टर बराबर, फोर्स तो बेटा कूलम्स लॉ से ही निकलेगी। तो कूलम्स लॉ इन दोनों के बीच में लगाऊं तो क्या बनेगा? KQ इंटू Q0 अपॉन में R का स्क्वायर इंटू में Q0 ने Q0 को, तो मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया KQ/R का। जितने भर भी न्यूमेरिकल आएंगे ना, न्यूमेरिकल्स में तू ये इस्तेमाल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को, KQ/R का स्क्वायर। कैसे इस्तेमाल करना? सुन ले, याद कर। जब मैंने एक लाइन लिखवाई थी तुम लोगों को कि फोर्स और फील्ड निकालते टाइम प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो वो ये फील्ड इसी की मैं बात कर रहा था। सुन समझ के देख। मान ले एग्जामिनर तुझसे कहे कि यार देख ये ना 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है। एग्जाम्पल 1, कितने कूलम का चार्ज है? 10 कूलम का चार्ज है। और वो तुझसे ऐसे पूछ ले कि एक काम कर भाई, इससे ना 10 मीटर की दूरी पे, है ना, कितने मीटर की दूरी पे? 10 मीटर की दूरी पे मुझे बता दे कोई अगर एक पॉइंट P है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो कैसे निकाल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/, तो K की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर, चार्ज कितना बटे में 10 गुणा में 10, 10 ने 10 को मारा, आंसर आ गया 9 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से आप इस चार्ज का क्या कर सकते हो, सॉरी इस फॉर्मूले का क्या कर सकते हो भाई, यूज कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ,
अगर ये +10 कूलम की जगह -10 कूलम होता, आंसर तब भी क्या होता? सेम। वैल्यू सेम आएगी। वैल्यू क्या आएगी? केवल डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। वैल्यू सेम आएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। बात कुछ समझ में आई है? पक्का? उतार। अरे खुश मत होइए, इसकी डेरिवेशन पेपर में आएगी 2 लाइन की। ध्यान से देखो, जैसे मान लो हम कहें कि भाई ये कोई एक इलाका है, ठीक है, और इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो 20 न्यूटन पर कूलम की। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? 20 न्यूटन पर कूलम की। अब अगर इस इलाके में अपन कोई एक चार्ज को लेके आए, लेट कर लो 2 कूलम के चार्ज को ही लेके आए। लॉजिकली समझना बात को ना, थोड़ा फील करना मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम 2 कूलम के चार्ज को इस इलाके में लेकर के आ गए, ठीक है। अच्छा, ये इलाका पहले से किसी दादा का होगा जिसकी वजह से 20 न्यूटन पर कूलम की फील्ड बनी हुई है। तो जैसे ही दूसरे चार्ज को इसके इलाके में रखोगे, इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगनी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। ये तो बात लॉजिकली समझ आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये मान लो कि इस कमरे में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं मान लो चार्ज हूँ, तो जैसे ही मैं इस कमरे में एंट्री लूँगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पे क्या लगाना शुरू कर देगा? फोर्स। अच्छा, फोर्स लगने का नतीजा ये होगा कि मैं मोशन करूँगा। भाई अगर किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगेगी तो इसका नतीजा क्या होगा? कि मैं क्या करूँगा? मोशन करूँगा। अच्छा, मैं मोशन करूँगा तो किसी ना किसी पाथ पे भी जाऊँगा, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर हमसे 1-2 सवाल पूछ ले एग्जामिनर। वो कहे कि भाई एक काम कर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 2 कूलम चार्ज इन 10 सेकेंड्स। मान लो पूछ ले कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने चार्ज रख दिया तो वो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। और फिर वो ये भी कह दे कि एक काम कर भाई, इसका पाथ भी ड्रॉ कर, है ना, रास्ता कैसा होगा ये भी बता। ठीक है भाई, हाँ ना बोलो। तो अब ये कैसे पता लगाया जाए, बात को समझो। अच्छा, एक चीज़ तो तय है कि इस पे फोर्स लगेगी। अच्छा, फोर्स कितनी लगेगी? इसका फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है कि साहब फोर्स लगेगी कितनी? QE। फोर्स कितनी लगेगी? लॉजिकली सोचो, फोर्स कितनी लगेगी? QE। अच्छा, ऑल्सो हम लोग एक बात और जानते हैं कि फोर्स का ही फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको ले लें 1, इसको अगर 2 ले लें तो देखो LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 MA बराबर क्या होना चाहिए? QE। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आया? QE बाय M। एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया? QE बाय M। अच्छा, ध्यान से देखो, इस एक्सेलरेशन में सब कुछ कांस्टेंट है। लॉजिकली समझो बात को, ये कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास भी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। अब हमको अगर पता लगाना है कि कितनी दूरी तय की गई, तो सोच के देखो, क्या हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि 11वीं में जो पढ़ा है आप उसे भूल नहीं सकते, है ना। 11वीं और 12वीं की जो बेसिकली पढ़ाई है वो एक तरीके से रट्टा तो है नहीं, वो ऐसी चीज़ है कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। अब ये जो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मिक्स है। अच्छा, इसी में बड़ा मुश्किल सवाल अगर अपन को बनाना हो, एग्जामिनर को बनाना हो, IIT का क्वेश्चन बनाना हो, तो वो इस पूरे सिस्टम को उठा के पानी में डाल देगा। अच्छा, जब वो इस पूरे सिस्टम को उठा के पानी में डाल देगा तो वहां पे बुओयंट फोर्स भी लगने लग जाएगी, विस्कोसिटी भी लगने लग जाएगी, तो फिर वो तीनों कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे। बट अगर तुम वास्तविकता में सोचो तो ऐसा हो सकता है। भाई पनडुब्बी कहाँ चल रही है?
पानी के नीचे चल रही है, तो पानी का क्या असर होगा चार्ज के ऊपर, वो भी वो पूछ सकता है ना। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है। तो तुम जो पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकल फिजिक्स है, कुछ भी हो सकता है। इमेजिन कर लो कंडीशन, एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना। जितना जितना हम रियलिस्टिक होते जाते हैं ना, फिजिक्स उतनी उतनी क्या होती जाती है, मुश्किल। अभी तो तुमको ऐसी फिजिक्स पढ़ाई जा रही है जिसमें बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं, ठीक है, समझना बात को। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब मुझे लगता है याद होनी चाहिए भाई लोगों को, और मुझे उम्मीद है तुम्हें याद भी होगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at का, हम जनरली ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल को रखा गया, क्योंकि उसने ऐसा बोला नहीं कि किसी वेलोसिटी से इसमें एंट्री मारी है उसने, पार्टिकल को रखा गया। तो u की वैल्यू पहली बात क्या लेंगे, तो s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ at का। तो एक्सेलरेशन की जगह अब हम क्या रख पाएंगे, QE/m इंटू में t का। अच्छा ध्यान लगा के देखो, हाफ कांस्टेंट है, मैंने अभी अभी बताया QE/m भी क्या है, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है यार, हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना, KT²। हाँ ना बोल, वेयर k की वैल्यू हम लिख देंगे QE/2m। k की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, QE/। अच्छा ध्यान लगा के बताओ चिलगोजो, ये किसकी इक्वेशन है, अरे बात तो तभी बता पाओगे ना जब तुम मैथमेटिकली इस इक्वेशन को पहचानते हो कि ये किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है गोंचू हो। पैराबोला की इक्वेशन y बराबर kx का स्क्वायर, s बराबर kt का स्क्वायर। तो y एक्सिस पे तो क्या ले लूं, s, और x एक्सिस पे क्या ले लूं, t, डिस्प्लेसमेंट t। बोल इक्वेशन कैसी बनेगी, पैराबोला। पैराबोला ही तो है। तो यानी कि इसने जो ये पूछा कि पाथ कैसा होगा, पाथ होगा कैसा, पैराबोलिक। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिख दिया यहां पे, मैंने तेरे सामने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन पैराबोला आ रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक। दूसरी बात उसने पूछी डिस्टेंस कितनी तय करेगा। मेरे हिसाब से डिस्टेंस तय करने का फॉर्मूला ये रहा तेरे पास, 1/2, चार्ज है कितना 2 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20, टाइम कितना है 10 का स्क्वायर बटे में 2। अच्छा 2 तो ये हो गया, मास, अच्छा उसका मास हमें गिवन होना चाहिए, मास अभी क्या मान लो m हम लेट कर लेते हैं, मास भी गिवन होगा क्वेश्चन में तुमको, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल जाएगी। हो सकता है वो थोड़ी देर के बाद रफ्तार भी पूछ ले, तो फिर उसके अंदर तुम लगा दोगे v बराबर u प्लस at, ठीक है। u0 लेके एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है, फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे बहुत से सवाल बोर्ड में आए हैं न्यूमेरिकल्स, अभी दिखा दूंगा कहाँ हैं, उतार लो इसको। एक सवाल है एनसीईआरटी में 12वें या 13वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसने क्या कहा, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी कोई भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दे दी, ठीक है। क्या दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और उसने ना 3 पार्टिकल दिए ऐसे, इनको नंबर दिया 1 2 3, ठीक है। और इनका ना पाथ बना के दिया उसने, जैसे ऐसे, लेट कर लो, ये पाथ बना के दिया। सवाल पूछे उसने 2, गेस द साइन ऑफ चार्जेस, दूसरा फॉर विच चार्ज चार्ज अपॉन मास रेशियो इज मैक्सिमम। फोटोकॉपी लिख दी मैंने एनसीईआरटी के सवाल की, बैक एक्सरसाइजेस। सवाल कह रहा है, पहला क्वेश्चन मुझे लग रहा है बहुत ही आसान है।
क्या था, गैस करो चार्जेस के साइन क्या क्या हैं। ससुर दूसरा तीसरा नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, है ना, तो ये दोनों ये वाला नेगेटिव। तो बड़ा इजी हो गया। दूसरा क्वेश्चन असली सवाल है, तो बता भाई चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा है। ये शब्द तुमने केमिस्ट्री में पक्का सुना होगा, चार्ज टू मास रेशियो। केमिस्ट्री वाले बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसका, हालांकि ये सब फिजिक्स का ही पार्ट। चार्ज टू मास रेशियो, ध्यान से देखो, अभी अभी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकलवाया था, क्या आया था, हाफ इंटू क्यू ई बाय इंटू में, यही आया था ना। ध्यान से देख, ये रहा चार्ज टू मास, ध्यान से देख ले, ये रहा चार्ज टू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आया है Q बाई एम इंटू 1/2 ET स्क्वायर। अगर समय को कांस्टेंट कर दिया जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होता ही है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, चार्ज टू मास रेशियो के। मतलब तीनों चार्जेस में हमको ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा डेविएशन कम वक्त कर कौन रहा है। अब देख के बताओ, 1 2 3 में से डेविएट सबसे ज़्यादा कौन हुआ, 3 2 1। सबसे ज़्यादा डेविएशन पाथ में, सबसे ज़्यादा डेविएशन किसकी आ रही है, 1 के, 2 के या 3 के। मेरे हिसाब से तो 2 के आ रही है कम वक्त, ऊपर से गिर के बिल्कुल इसके नीचे आ गया, इसे काट गया। इसकी डेविएशन कम है, इसकी डेविएशन कम है, लेकिन इसकी डेविएशन सबसे, तो चार्ज टू मास रेशियो भी किसका सबसे ज़्यादा हुआ, सेकंड का। ऐसे होगा सवाल। बात को समझ आई, उतार डालो। अब ये आ जाए अगर पेपर में तो तुम जहर